सरफेस टेंशन। सपोज हमारे पास एक कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल्ड है, एक कंटेनर में बेटा लिक्विड है। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर के अंदर बेटा लिक्विड है और इस कंटेनर में हम दो मॉलिक्यूल सपोज कर लेते हैं। एक बेटा लिक्विड का मॉलिक्यूल यहाँ पर है, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1, और एक मॉलिक्यूल बेटा लिक्विड की सरफेस पर है, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 2। तो अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूल 1 पर चारों तरफ एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, सभी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और जो मॉलिक्यूल 2 है उस पर खाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है। ये जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है बेटा, इसकी वजह से जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पर मौजूद हैं, सरफेस पर प्रेजेंट हैं, वो सब मॉलिक्यूल नीचे की तरफ को एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जिससे जो अपर लेयर है लिक्विड में, जो अपर लेयर है लिक्विड की, दैट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव करती है बेटा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मतलब इस पर अपर लेयर पर जो भी फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। दिस tension in the surface is known as surface tension। इस टेंशन का नाम जो होता है बेटा, इसका नाम सरफेस टेंशन होता है। इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो लिक्विड है ना बेटा, जो अपर लेयर है, वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा। मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए वो स्फीयर बनना चाहता है। यानी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द लिक्विड वांट्स टू टेक स्फेरिकल शेप। लिक्विड स्फेरिकल शेप बनाना चाहता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें बेटा ये मॉलिक्यूल है, जो बीच में मॉलिक्यूल है, इस पर चारों तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? ये कोई टेंशन फील नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। यानी जो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है वो ना बेटा खाली कहां पे होती है? सरफेस पे होती है, इसीलिए इसका नाम क्या जोड़ा गया? सरफेस टेंशन। ये कौन से फोर्स की वजह से होती है? क्या फोर्स है सरफेस टेंशन के लिए? तो जो फोर्स सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड कोएसिव फोर्स। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, कोएसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स काम करता है, इसको कोएसिव फोर्स कहते हैं। जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल है बेटा और पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? कोएसिव फोर्स। तो जो अपर लेयर है, इस पर जो नीचे के साइड जो कोएसिव फोर्स काम कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से, इसका नाम होता है बेटा सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखता है। और मिनिमम सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? क्या बनना चाहता है वो? स्फेरिकल शेप में आना चाहता है। तो लिक्विड हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है बेटा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, फॉर्मूले में डिफाइन करना चाहें, अगर हम इसका फॉर्मूला डिफाइन करना चाहें सरफेस टेंशन का, तो कैसे निकालेंगे? तो बेटा सरफेस टेंशन में सपोज कीजिए लिक्विड का, ये लिक्विड है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर कोई एक निडल टाइप कोई बॉडी रखी है बेटा। निडल टाइप कोई बॉडी इसकी सरफेस पर अगर मैंने रख दी, तो निडल अगर हम लिक्विड की सरफेस पर रखें, सपोज ये निडल मैंने लिक्विड की सरफेस पर रखी, और बेटा इस निडल की लेंथ L है, L इज द लेंथ ऑफ दिस निडल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा इसमें दो लेयर लिक्विड की फॉर्म होने वाली है। एक तो इधर के साइड लिक्विड आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा अपर साइड, और एक बेटा लोअर साइड लिक्विड की लेयर बन जाएगी। यानी जो निडल है इसके दोनों तरफ, अपर साइड और लोअर साइड दोनों तरफ क्या आ जाएगा बेटा? लिक्विड आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी।
तो अभी अगर मैं इस पर सरफेस टेंशन फाइंड करना चाह रहा हूं, तो सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ लिक्विड सराउंडिंग दिस कंप्लीट बॉडी। और कितना लिक्विड है बेटा? एल लेंथ का लिक्विड डाउनवर्ड से और एल लेंथ का लिक्विड अपवर्ड से, तो टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड कितना हुआ बेटा? F अपॉन 12। व्हाट इज F? ये फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ये सरफेस टेंशन है, और ये 12 लिक्विड लेयर की लेंथ है जो उस बॉडी को सराउंड कर रही है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू F अपॉन L, और अगर लिक्विड की दो लेयर्स उसको सराउंड कर रही हैं तो फॉर्मूला हो जाता है F अपॉन 12। मतलब ये जो L है दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द लेयर सराउंडिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी। अभी यहाँ पर लिक्विड की कितनी लेयर बन रही थी? एक है डाउनवर्ड्स और एक है अपवर्ड्स, तो दो लेयर थी, तो यहाँ पर 12 आया। यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा? F अपॉन L। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ लिक्विड लेयर सराउंड्स द बॉडी। इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें सरफेस टेंशन की, तो बेटा यूनिट हो जाएगी, फोर्स होता है न्यूटन और L होता है मीटर, देन द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालना चाहें सरफेस टेंशन का, देन डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स बेटा फोर्स का होता है mnt-2 और अपॉन लेंथ का होता है बेटा L, कैंसिल आउट, then we have the dimensional formula that is mt-2. This is the dimensional formula of surface tension. तो in short क्या होगा? सरफेस टेंशन क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे की तरफ एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करते हैं, एंड दैट टेंशन अवेलेबल एट द सरफेस इज नोन एज सरफेस टेंशन, और उसकी वजह से लिक्विड स्फेरिकल शेप में आना चाहता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? S equals to F upon L, where L is the length of liquid which surround the body, unit is Newton per meter, and dimensional formula is mt-2. अभी हम डिफरेंट बॉडीज पर अगर सरफेस टेंशन के फोर्स को अगर हम देखना चाहें डिफरेंट बॉडीज पर, तो वो कैसे एनालाइज करेंगे? ध्यान से देखिए। सपोज बहुत सारी बॉडीज हम कंसिडर कर सकते हैं। लेट वी हैव डिफरेंट बॉडीज। हमारे पास लेट वी हैव रिंग, हमारे पास बेटा रिंग है और जिसका रेडियस r है। अगर इसको लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दिया जाए, सपोज इस रिंग को लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दें, तो उसका सरफेस टेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं? बेटा फॉर्मूला हमने पढ़ा S इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन लेंथ ऑफ द लिक्विड लेयर। अभी ये रिंग है बेटा, तो इसमें ये जो बीच का पोर्शन है ये होलो होगा, तो इसमें अंदर भी लिक्विड का एक लेयर आएगा और बाहर भी लिक्विड का लेयर आएगा। तो बेटा ये हो जाएगा F अपॉन एक लेयर इनसाइड वाला लेना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 2πr प्लस एक लेयर बेटा आउटर वाला लेना है, कितना हो जाएगा? 2πr। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा बेटा? F अपॉन 4πr। दिस इज द सरफेस टेंशन ड्यू टू अ रिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सेकेंड अगर हम ले ले बेटा डिस्क, सपोज मेरे पास एक डिस्क है बेटा। डिस्क क्या होता है? सपोज कीजिए इस तरह से कोई सॉलिड डिस्क है और उसका रेडियस r है बेटा। क्योंकि ये अंदर से सॉलिड है, यहाँ पर ये सॉलिड है, तो उसमें अंदर लिक्विड की लेयर बनने वाली नहीं है। इसमें लिक्विड का एक ही लेयर होगा जो उसको बाहर से ऐसे सराउंड करेगा। तो इसका सरफेस टेंशन हम कैसे निकाल पाएंगे बेटा? सरफेस टेंशन गिवन बाय F अपॉन लिक्विड लेयर जो सराउंड कर रहा है, और वो कितना होगा बेटा? वो होगा F अपॉन 2πr, क्योंकि इसमें अंदर कोई लेयर बनने वाली नहीं है। थर्ड अगर मैं एनुलर डिस्क की बात कर रहा हूं, सपोज मेरे पास बेटा एक है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क क्या होता है? मान लीजिए डिस्क है, इसमें बीच में एक पार्ट है, इसका रेडियस a और बाहर जो इसका रेडियस b। अभी इसमें ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पर ये सॉलिड है। अगर इसको लिक्विड की सरफेस पर रखा जाए
और मैं सरफेस टेंशन इसका फाइंड करना चाह रहा हूं, तो दिस इज गिवन बाय S इक्वल F अपॉन एक लेयर लिक्विड की यहां पर बनने वाली है अंदर और एक लेयर लिक्विड की बाहर बनने वाली है, देन दिस बिकम 2 पाई A प्लस 2 पाई B. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनुलर डिस्क. नंबर 4, अगर मेरे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है बेटा वायर का बना हुआ, सपोज मेरे पास इस तरह का एक फ्रेम है और इसकी जो साइड से उनकी लेंथ है, इसको अगर मैं लिक्विड सरफेस पर रख दूंगा और सरफेस टेंशन निकालना चाहूंगा, क्योंकि बेटा ये अंदर से होलो है और बाहर भी इसमें लिक्विड लेयर आएगी, अंदर भी लिक्विड लेयर आएगी, तो F अपॉन L के इधर भी लिक्विड बाहर भी लिक्विड, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 12, तो टोटल मिलाकर के 4L अंदर हुआ बेटा और 4L बाहर हुआ, तो इट बिकम F अपॉन 8L. अगर मेरे पास सॉलिड फ्रेम है, स्क्वायर का सॉलिड फ्रेम है, सपोज मेरे पास इस तरह का एक बड़ा फ्रेम है, इसमें लेंथ L है लेकिन ये अंदर से सॉलिड है, तो इस कंडीशन में अंदर तो लिक्विड लेयर आएगी नहीं, खाली बाहर बाहर लिक्विड लेयर आएगी, देन द फॉर्मूला बिकम F अपॉन 4L. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड फ्रेम. बेटा इस तरह से हम किसी भी बॉडी के लिए सरफेस टेंशन हम फाइंड कर सकते हैं. निडल का भी थोड़ी देर पहले फाइंड किया, ये निडल है, इसकी लेंथ L है, इसमें दोनों साइड लिक्विड लेयर आने वाली है, देन द फॉर्मूला बिकम F अपॉन 2L. L लेयर राइट साइड और L लेयर लेफ्ट साइड, देन द फॉर्मूला बिकम F अपॉन 2L. these are the formulas for surface tension for different bodies. अगर ऐसे कोई भी और शेप गिवन हो तो हम उसका सरफेस टेंशन आराम से फाइंड कर पाएंगे. इसके बाद ये सरफेस टेंशन के फोर्स के बाद इसमें बेटा वेरिएशन इन सरफेस टेंशन पहले हम देख लेते हैं. दिस इज वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन किस तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ वेरी करती है. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सरफेस टेंशन किस फोर्स पर डिपेंड करता है बेटा, कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स क्या होता है बता चुके हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी पानी और पानी के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगेगा उसको कोहेसिव फोर्स बोलेंगे. अब वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन में सबसे पहली बात है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो सरफेस टेंशन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी लिक्विड की जो टेंडेंसी है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड की टेंडेंसी जो है वो फैलने वाली टेंडेंसी बढ़ जाती है, स्फेरिकल शेप गेन करने वाली टेंडेंसी घट जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन में ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ बेटा, क्योंकि पानी इनकंप्रेसिबल है, पानी को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वाटर इज इनकंप्रेसिबल, तो वाटर का सरफेस टेंशन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, यानी प्रेशर से कैसा होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, वाटर की सरफेस टेंशन जो है वो प्रेशर के साथ वेरी नहीं करती. थर्ड केस, अगर इंप्योरिटी की बात करें, if we are talking about impurity, तो impurity दो टाइप की हो सकती है. पहली होती है बेटा fully soluble impurity. fully soluble impurity इसको हम कैसे, जैसे शुगर को पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसको fully soluble impurity कहते हैं. बेटा fully soluble impurity डालने के बाद क्योंकि उसमें फोर्स इंक्रीज हो जाता है, उसकी चिपचिपापन या विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो सरफेस टेंशन भी बढ़ जाती है. और दूसरी इंप्योरिटी होती है बेटा लेस सोल्यूबल. लेस सोल्यूबल, इसको आप स्पारिंगली सोल्यूबल भी कह देते हैं या इनसोल्यूबल भी कहते हैं, जैसे डस्ट प्लस पानी. डस्ट को पानी में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो बेटा इसका सरफेस टेंशन लेस सोल्यूबल आने के बाद सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि पानी की एक लेयर है
उसके बीच में डस्ट पार्टिकल्स आ गए और फिर पानी की दूसरी लेयर। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अभी फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन बीच में डस्ट आ गई और अब पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोएसिव फोर्स जो है वो डिक्रीज हो गया, जिससे सरफेस टेंशन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। उसके बाद इसमें ये वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन के बाद इसमें आगे चलते हैं, तो इसमें बेटा टॉपिक आता है सरफेस टेंशन के वेरिएशन के बाद इसमें एक टॉपिक आता है बेटा कैपिलैरिटी। वी हैव अ टॉपिक कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है बेटा? सबसे पहले सरफेस टेंशन हमको ध्यान में रहना चाहिए। सरफेस टेंशन के बाद क्या होता है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है स्फेरिकल शेप गेन करने की, और उसका फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। व्हाट इज कैपिलैरिटी? बेसिकली बेटा एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, बहुत थिन ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब, बहुत थिन ट्यूब, और जिसके दोनों साइड पर, मतलब जिसकी पूरी लेंथ में यहां से यहां थ्रूआउट बोर होता है, छेद होता है जिसमें पूरी लेंथ में, इस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये जो ट्यूब है ये इस्तेमाल होती है बहुत सारे प्रोसेस में, यूज होती है केमिस्ट्री लैब में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होती है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, शरीर में जिस तरह से पसीना आता है बेटा वो भी कैपिलरीज होती हैं, और मिट्टी में जिस तरह से पानी इवापोरेट होता है और मिट्टी सूख जाती है खेतों में, वो भी कैपिलरीज होती है। तो दिस ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली। अब इसमें कैपिलैरिटी फिनोमेना क्या है, व्हाट इज कैपिलैरिटी? तो बेसिकली इसको समझने से पहले हमको कोएसिव और एडहेसिव फोर्स को ध्यान से समझना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले कोएसिव और एडहेसिव फोर्स को हम इसको ध्यान से समझते हैं, फिर कैपिलैरिटी हमको ज्यादा क्लियर होगा। बेटा मैंने सपोज कीजिए ग्लास प्लेट है और इस पर अगर आप पानी को डाल दें तो पानी की जो बूंद है वो ग्लास स्लैब पर कुछ इस तरह से फ्लैट होकर के ऐसे फैल जाती है, और अगर आप मरकरी की बूंद को ग्लास सरफेस पर डालें तो मरकरी की बूंद कुछ इस तरीके से, इस तरह से उसका शेप रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पानी की बूंद है इसका शेप जो है वो फ्लैट हो गया है, या शेप डिस्टॉर्ट हो गया, शेप खराब हो गया है। और अगर मरकरी की बूंद को आप देखें तो उसका शेप पहले जैसा ही है। ठीक है, जैसा मतलब इसका ड्रॉप वाला शेप है वो इसने मेंटेन रखा है। तो ये मरकरी का शेप रहता है ग्लास पर डालने के बाद, और ये पानी की बूंद का शेप रहता है ग्लास पर डालने के बाद। बेटा अगर हम इस पॉइंट को लेकर के, ये जो पॉइंट है इसको लेकर के, और इस लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट अगर हम खींच दें, और जो इनकी कॉमन सरफेस है जहां पर सॉलिड और लिक्विड आपस में कोइंसाइड करते हैं, ये सॉलिड सरफेस और ये लिक्विड सरफेस जहां पर कोइंसाइड करते हैं इस सरफेस पर, और ये एंगल हम बना दें तो इस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। दिस एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। सेम यहां पर बना लेते हैं, ये इसको लेते हुए एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इनका कॉमन सरफेस है, इसको लेते हुए एक एंगल ड्रॉ किया, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। बेटा ये जो एंगल है थीटा, इसका नाम होता है बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। कैसे ड्रॉ किया इसको दोबारा समझे। लिक्विड सरफेस को छूते हुए टेंजेंट बनाया, और जो कॉमन सरफेस है उस पर उसने जो एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें दिखाई देगा कि पानी में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 से छोटा है, और अगर मरकरी में आप देखें तो मरकरी में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 से बड़ा है, इट इज लेस देन 90, ये एक्यूट है। और अगर मरकरी में आप देखें तो इट इज मोर देन 90, वो ऑब्ट्यूज है। ठीक, अब इस एंगल ऑफ कांटेक्ट से हमको क्या पता चला
बेटा जिस भी लिक्विड में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है उसके अंदर कोहेसिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी सेम मॉलिक्यूल में जो फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी होती है, वो बेटा बहुत ही कम होती है, बहुत लेस अमाउंट में उसके अंदर कोहेशन की प्रॉपर्टी या कोहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। और जिस मॉलिक्यूल, जिस लिक्विड के अंदर थीटा मोर देन 90 होता है, उसमें जो कोहेसिव की प्रॉपर्टी होती है बेटा, कोहेसिव फोर्स जो लगना होता है उसमें, वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये हम कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए आप पानी लीजिए, उसको फर्श पर डाल दीजिए, तो फर्श पर डालने के बाद पानी को वहां से इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द फ्लोर। पानी को वहां से समेटना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप मरकरी को फर्श पर डाल दें तो मरकरी को वहां से हटाना आसान काम है। पानी को आपको साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करना होता है, वाइपर का इस्तेमाल करना होता है। इट मींस पानी के अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत लेस अमाउंट में है और एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है। पानी के अंदर दूसरे मॉलिक्यूल पर स्टिक होने की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे आप हाथ पानी में डालें तो आपके हाथ पर पानी की बूंदें स्टिक हो जाती हैं, तो यानी पानी में टेंडेंसी अपने मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाने की कम है और दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाने की ज्यादा है। तो पानी के अंदर जो एडहेसिव फोर्स है वो तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन जो कोहेसिव फोर्स है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। जबकि मरकरी के अंदर ये जो कोहेशन की प्रॉपर्टी है, कोहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी, वो ज्यादा होती है। अगर आप मरकरी को फर्श पर डाल दें तो उसको कलेक्ट करना, हाथों से भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसको कलेक्ट करना बहुत आसान है क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, वो सरफेस से स्टिक नहीं होता। तभी थर्मोमीटर में मरकरी यूज होता है ताकि वो सरफेस से स्टिक ना हो। और एडहेसिव फोर्स जो है उसकी, एडहेसिव फोर्स मरकरी में जो होता है वो कम होता है, यानी मरकरी दूसरी चीजों पर नॉर्मली स्टिक नहीं होता, उसमें एडहेसिव की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। अब इससे क्या बेनिफिट है कोहेसिव और एडहेसिव से, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए मैं पानी को कैपिलरी ट्यूब में डालता हूं, तो जैसे ही मैं पानी को कैपिलरी ट्यूब में डालूंगा तो इसका जो मेनिस्कस है बेटा, मेनिस्कस अपर सरफेस को कहते हैं। मेनिस्कस इज बेसिकली अपर सरफेस। इस अपर सरफेस का नाम जो होता है वो मेनिस्कस होता है। तो जैसे ही मैं पानी को कैपिलरी ट्यूब में भरूंगा तो पानी का जो अपर सरफेस है, जो ऊपर का जो सरफेस है, वो बेटा कॉनकेव शेप में बदल जाएगा, वो कॉनकेव शेप बना लेगा। कॉनकेव क्यों बनाएगा? हमने ऊपर बताया एंगल ऑफ कांटेक्ट किससे छोटा होना चाहिए? 90 से छोटा होना चाहिए पानी के केस में। तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेगा बेटा? इसको छूते हुए टेंजेंट बनाइए और दीवार से इसका एंगल बना दीजिए। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 से छोटा है। इसी तरह अगर मरकरी को आप कैपिलरी ट्यूब में डालेंगे तो इसका जो अपर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस सरफेस पर, अपर सरफेस पर टेंजेंट बनाएंगे और इसका वॉल से एंगल देखेंगे तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप होगा, तभी एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 आएगा। तो इस तरह से ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ने इनकी अपर सरफेस को या मेनिस्कस को जस्टिफाई किया। अब इससे कैपिलरिटी का क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ कैपिलरिटी ड्यू टू दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट? जरा ध्यान से सुनिए, कैपिलरिटी का क्या रिलेशन है इससे। देखिए, मान लीजिए पानी का जो सरफेस है, पानी का जो सरफेस है, ये पानी का सरफेस है, ये कॉन्केव है, ठीक है, ये पानी के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस सरफेस का जो सेंटर है बेटा वो इस साइड है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सरफेस, ये सेंटर है सरफेस। अब जो कोहेसिव फोर्स होता है या जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बेटा इधर इस साइड लगना होता है। ये सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स है।
दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसको मैंने एस से डिनोट किया, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ये उतना ही है जितना एंगल ऑफ कांटेक्ट है और ये लेस देन 90 है। अगर सपोज कीजिए ये फोर्स F था, सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स F था, तो ये जो अभी फोर्स लग रहा है ये हो जाएगा बेटा F cos थीटा, और जो फोर्स इस साइड लगेगा वो हो जाएगा F sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो F cos थीटा की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड से, और अगर ये F cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता रहे, इसका मतलब है जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर को जाना चालू हो जाएगा, लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा, यानी पानी इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों चढ़ेगा ऊपर? क्योंकि ये जो F cos थीटा वो लिक्विड लेवल को कहां ले जा रहा है बेटा, ऊपर ले जा रहा है। जब तक ये काम करता रहेगा लिक्विड का लेवल ऊपर जाता रहेगा। अगर आप इस कंडीशन को थोड़ी देर बाद देखेंगे, सपोज कीजिए ये इस तरह से यहाँ पर लिक्विड भरा है और इसमें मैंने कैपिलरी ट्यूब डाल रखी है, पानी है बेटा इसमें, और मैंने कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर इमर्स कर रखी है, कैपिलरी ट्यूब डाल रखी है, तो थोड़ी देर में पानी का लेवल कैपिलरी में ऊपर चला जाएगा और बाकी जो लेवल है वो नीचे रह जाएगा। इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैपिलैरिटी। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का और कोहेसिव फोर्स का और सरफेस टेंशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद अगर आप मरकरी को ध्यान से देखें तो मरकरी में जो सरफेस होता है, ये पानी के केस में हम बात कर रहे थे, अभी अगर मरकरी में हम देखें तो जो अपर सरफेस है, अभी आपको बताया वो कॉन्वेक्स होता है, तो इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर इस साइड होगा, तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर इधर काम करेगा, और अगर हम इसका एंगल बना दें और एंगल ड्रॉ करके अगर हम इसका रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास इस साइड को, नीचे की साइड को आएगा, दिस इज F cos थीटा, और ये मरकरी के लेवल को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, और ये जब तक लगता रहेगा तब तक मरकरी का लेवल डाउन होता रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर अगर हम एक कैपिलरी डाल दें और इसमें मरकरी भर दें बर्तन में, तो हम देखेंगे कि बाकी बर्तन का जो लेवल है वो तो ऊपर है, लेकिन जो कैपिलरी के अंदर मरकरी का लेवल है वो डाउन हो गया। दिस इज द बिहेवियर ऑफ मरकरी एंड दिस इज द बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जो कम डेंसिटी वाले लिक्विड हैं वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर राइज कर जाते हैं, दिस इज नोन एज कैपिलरी राइज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैपिलैरिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है बेटा, कैपिलैरिटी। यहाँ पर ये इस तरह से टेंजेंट बनाना है आपको, ये एंगल मोर देन 90, ठीक है। देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैपिलैरिटी। क्या क्या यूज है इस कैपिलैरिटी के, अभी हमने समझा ये पानी और मरकरी का कैसा बिहेवियर है और पानी कैसे राइज करता है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस कैपिलैरिटी? बेटा 2-3 एप्लीकेशन है। सबसे पहले जो स्वेटिंग है, पसीना जो आता है वो कैपिलरीज के थ्रू आता है। हमारी बॉडी में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी से जो सॉल्ट है वो मिक्स होकर पानी निकलता रहता है, जिसको स्वेटिंग कहते हैं, पसीना कहते हैं। वो पसीना इन कैपिलरी के थ्रू बाहर आता है। सेकेंड, जो बेटा विक होता है, दिया बत्ती जिसको आप कह सकते हैं, उसमें जो ऑयल राइज करता है वो इसी कैपिलैरिटी के बिहाफ पर राइज करता है। मतलब एक बत्ती को लीजिए, उसको ऑयल में डुबा दीजिए, तो इसी कैपिलैरिटी के बेसिस पर जो ऑयल है वो उसमें राइज कर जाएगा। थर्ड केस, बेटा जब किसान खेतों में पानी डालते हैं तो कुछ समय बाद जब प्लांट्स के अंदर पानी जड़ों में पहुंच जाता है और काफी धूप होती है, तो किसान जो है, खेत जो है, फार्म्स जो है, फील्ड जो है, उनको फ्लो कर देते हैं। फ्लो करने से क्या होता है, जो मिट्टी में बनी कैपिलरीज हैं वो टूट जाती हैं, जिससे जड़ों में जो पानी मौजूद है, फसल की जड़ में जो पानी मौजूद है वो ऊपर आने के बाद इवापोरेट नहीं होता, और जिससे जड़ों में नमी रह जाती है और जिससे फसल को बहुत लंबे समय तक पानी देने की जरूरत नहीं रहती। तो कैपिलैरिटी के कुछ अच्छे से एग्जांपल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अगर
और भी एग्जांपल्स हम देखें तो बेटा पेड़ों में जड़ों में पानी देने के बाद, बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसमें जड़ों में पानी देने के बाद हर पत्ती, हर लीफ में हर जगह पानी अप्रोच कर जाता है। ये पानी का जो अप्रोच करना है बेटा, कैपिलरीज होती हैं प्लांट्स के अंदर जिसके थ्रू पानी अप्रोच करता है। सिमिलर हमारी बॉडी में कुछ वेन्स होती हैं, ये भी कैपिलरी होती हैं जिसके थ्रू ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ कैपिलरी, है ना। इसके बाद कैपिलरिटी हमने अभी देखा, ये कैपिलरिटी फिनोमेना है जिससे लिक्विड ट्यूब में राइज करता है विद एंगल ऑफ कांटेक्ट, हमने इसको देखा। अभी हम एसेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। एसेंट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पानी मैंने ट्यूब में भरा और पानी कैपिलरिटी की वजह से लिक्विड जो है, पानी जो है वो राइज कर गया, तो ये जो हाइट है, जो जिस हाइट पे लिक्विड राइज किया, उस हाइट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। देखिए एसेंट फॉर्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट? When liquid rises in the tube, when water rises in the tube, then this formula is called ascent formula. The height can be found by this formula. This is known as ascent formula. Suppose ये बेटा कैपिलरी है और इसमें पानी, ये इस तरीके से पानी का जो लेवल है, अपर लेवल है, वो कॉन्केव शेप है। अभी आपको बता चुके हैं यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा होगा, ये F है टुवर्ड सेंटर और ये एंगल थीटा है, देन दिस फोर्स विल बी F cos थीटा। अगर मैं इस अपर सरफेस की जो रेडियस है उसको स्मॉल r सपोज कर लेते हैं, ये जो कॉन्केव शेप है इसका अपर सरफेस का रेडियस हमने स्मॉल r सपोज किया, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर और जिसका अपर मेनिस्कस जो है, इसका जो मेनिस्कस है वो कॉन्केव शेप है, ये पानी है, कैपिलरी ट्यूब है ये, ठीक है। अभी मुझे इसमें ये जो हाइट है जिस पर पानी राइज किया, ये हाइट मुझे फाइंड करनी है, दिस इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। तो अभी पानी जो ऊपर चढ़ेगा वो इस F cos थीटा की वजह से ऊपर जाएगा। वाटर राइजेस ड्यू टू F cos थीटा, इस F cos थीटा की वजह से पानी ऊपर जा रहा है। और F cos थीटा क्यों काम कर रहा है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले सरफेस टेंशन पढ़ा, क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बट सरफेस टेंशन इक्वल फोर्स अपॉन लेंथ। इस कंडीशन में फोर्स कितना है बेटा? F cos थीटा। और अगर आप लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितनी है? 2 पाई r, क्योंकि ये जो अपर सरफेस है उसका रेडियस हम क्या मान चुके हैं? r मान चुके हैं, तो जो लेंथ है इसका अपर मेनिस्कस का वो क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई r। तो अभी अगर मैं यहाँ से F cos थीटा निकालना चाहूँ तो इट विल बी s into 2 पाई r, यानी जो अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा दैट इज s into 2 पाई r, इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स है, दिस F cos थीटा वर्किंग अपवर्ड्स। अभी किसी कंडीशन पर ये F cos थीटा वैसे तो नहीं है कि F cos थीटा लगता रहेगा और पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पानी ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? जो बेटा ये लिक्विड जो राइज कर रहा है ट्यूब के अंदर, इसका वेट डाउनवर्ड्स काम कर रहा होगा। तो जब वेट ऑफ द लिक्विड, व्हेन वेट ऑफ द लिक्विड is balanced by this F cos थीटा, जब लिक्विड का वेट और F cos थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, mg कहाँ वर्क कर रहा है बेटा? डाउनवर्ड्स, और F cos थीटा कहाँ वर्क कर रहा है? अपवर्ड्स। जब F cos थीटा और वेट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब, इन द ट्यूब जब इक्वल हो जाएंगे तो लिक्विड ऊपर जाना बंद हो जाएगा। तो वेट ऑफ लिक्विड हम कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज वेट ऑफ लिक्विड, इसको हम लिख सकते हैं बेटा मास ऑफ लिक्विड इनटू g। मास ऑफ लिक्विड को हम कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू g। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है
ये वो वॉल्यूम है जो ट्यूब में राइज हो चुका है। सबसे पहले हमें इसको निकालना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसको प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, मैंने माना इस तरह से ये पानी का लेवल था। ये बेटा पानी है जो ट्यूब में भरा हुआ है, इस तरीके से, ये इस तरीके से ये पानी इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, जिसका अपर सरफेस जो है वो कॉन्केव शेप है। अभी यहाँ तक का जो हाइट है वो आपको h गिवन है। ये जो अपर सरफेस है इसका जो रेडियस है वो आपको r गिवन है, और ऑब्वियसली ये भी सेंटर से डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा, r होगा। तो अभी मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है जो इस शेप में हमको दिखाई दे रहा है। हाउ कैन वी फाइंड दिस वॉल्यूम? आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ h हाइट का, यहाँ तक आपको h हाइट का जो डॉटेड लाइन है ये h हाइट है। ये h हाइट का आपको एक सिलिंड्रिकल सरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h। अभी तक मेरे पास इस लाइन तक का पानी कवर हुआ है, लेकिन ये ऊपर भी यहाँ पर कॉर्नर्स में भी पानी है। प्लस अभी मैं जो अपर डॉटेड लाइन है ये वाली, ये इतना जो आपके पास डिस्टेंस है वो r है, क्योंकि इसका जो सेंटर है उसका डिस्टेंस कितना बेटा, r, रेडियस r है। तो मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r। ये बेटा अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मैं इस डॉटेड लाइन तक अप्रोच कर गया हूं, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है ये खाली है, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ये हेमीस्फीयर कौन से वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ये वाला पोर्शन है जिसमें पानी नहीं है। जब मैं ऐसा लिखूंगा तो यह कॉर्नर तक का मैंने जो वॉल्यूम है वो कवर अप कर लिया है। इसको अगर वैल्यूज में लिखें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h कितना हुआ बेटा, पाई r स्क्वायर h, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r कितना हुआ बेटा, पाई r स्क्वायर, ये एरिया हुआ और हाइट भी r है तो पाई r स्क्वायर r, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हुआ बेटा, 2/3 पाई r। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये बना पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई r क्यूब। ऑन सॉल्विंग, पाई r स्क्वायर h प्लस 3 pi r cube minus 2 pi r cube, it is pi r cube by 3. This is equation number 3rd. अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करने पर, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करने पर, पुटिंग 3 into इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा बेटा वेट ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह पर ये रखेंगे, इट इज पाई r स्क्वायर h, इट इज प्लस पाई r क्यूब बाई 3 इंटू g। ये बेटा वेट ऑफ लिक्विड अभी हम निकाल लिए हैं, इट इज इक्वेशन नंबर 4। ये वेट ऑफ लिक्विड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डाउनवर्ड्स होगी, और ये जो इक्वेशन 1 में हम फोर्स निकाले थे उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो लिक्विड का राइज होना बंद हो जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास क्या होगा बेटा, ये जो F cos थीटा होगा और जो वेट ऑफ लिक्विड राइज होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। F cos थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इट इज S इंटू 2 pi r इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज रो इंटू पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r क्यूब बाई 3 इंटू g। अभी इसमें से अंदर से r स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2s, ठीक है, अपॉन यहां से r स्क्वायर कॉमन आएगा, 2s अपॉन रो जी यहां पर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू
अभी यहाँ से r कैंसिल किए हैं, r स्क्वायर बाहर लिया था तो एक r यहाँ से कैंसिल हो गया तो r बचेगा, अंदर बचेगा h और यहाँ पर बचेगा प्लस r स्क्वायर बाई 3, r स्क्वायर बाहर लिया था तो r बाई 3। ठीक, अभी यहाँ से मुझे h चाहिए तो h प्लस r बाई 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 2s अपॉन r रो g। यहाँ से अगर h निकालेंगे तो इट इज 2s अपॉन r रो g माइनस r बाई 3, दैट इज द हाइट और दिस इज नोन एज असेंट फॉर्मूला। इसको असेंट फॉर्मूला बोल सकते हैं। इसमें जो r बाई 3 है, ये जो r बाई 3 आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी करेक्शन। कैपिलरी करेक्शन, ठीक है। अगर कैपिलरी की रेडियस बहुत थिन हो जाए तो इस r बाई 3 वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। देन दिस फॉर्मूला में भी h इक्वल टू एस अपॉन r रो जी। अभी इसमें हमने जो है ये f cos थीटा में हमने ये f cos थीटा की पूरी वैल्यू रखी है। यदि हम f की वैल्यू खाली रखें और cos थीटा इसमें कंसीडर करें, cos थीटा अगर एंगल वहां पर कंसीडर करें तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 2s cos थीटा अपॉन r रो जी माइनस r बाई 3। यहाँ पर हमने f cos थीटा इक्वल s इंटू 2 पाई r रखा था। अगर f की जगह पर s इंटू 2 पाई r रखें तो cos थीटा एज इट इज कंटिन्यू होगा, जिसको हम आगे लेकर के वहां पर cos थीटा ले सकते हैं। अभी हमने cos थीटा यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था। दिस इज कॉल्ड असेंट फॉर्मूला, इसको असेंट फॉर्मूला कहते हैं। अगर ये मरकरी के केस में कंसीडर किया जाए तो क्योंकि मरकरी का लेवल डाउन चला जाता है, मरकरी राइज नहीं करती, डिक्रीज हो जाती है, देन दिस फॉर्मूला इज नोन एज डीसेंट फॉर्मूला। इसको डीसेंट फॉर्मूला भी कह देते हैं। यही फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं मरकरी का डीसेंट कितना हुआ। इसी फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो उसमें h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r है। स्टार्टिंग में देखें तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r या h इनटू r इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो लॉ बेटा बना, इस लॉ का नाम होता है जूरिन्स लॉ। दिस लॉ इज नोन एज जूरिन्स लॉ। इस लॉ से हम कई कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जूरिन्स लॉ एंड दिस कंप्लीट इज नोन एज असेंट। बेटा सपोज कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड था वो h हाइट तक राइज कर रहा था। मान लीजिए h हाइट तक लिक्विड यहां पर राइज कर रहा था और हमने कैपिलरी को यहां पर कट कर दिया h डैश हाइट पर, ठीक है। और आपसे पूछें कि अभी लिक्विड h हाइट तक तो जा नहीं सकता क्योंकि कैपिलरी है ही नहीं उसके ऊपर, तो अभी लिक्विड का कैसा बिहेव होगा। तो बेटा अभी लॉ जो पढ़ाया आपको जूरिन्स लॉ, क्या था बेटा, h प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अभी अगर सपोज हाइट छोटी हो जाए तो लिक्विड का जो मेनिस्कस है, जो लिक्विड सरफेस है, सपोज हमारा पहले मेनिस्कस ऐसा था, अभी हाइट छोटी हो जाए तो मेनिस्कस अपनी रेडियस बढ़ा लेगा। रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीजेस एज पर हाइट। यानी हमारा जो फॉर्मूला था क्या था बेटा, HR इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अभी कैपिलरी शॉर्ट हो गई तो इट बिकम H1R1 इक्वल्स टू H2R2, ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये ओल्ड हाइट थी, ये ओल्ड रेडियस थी और ये नई हाइट है और ये नई रेडियस है। यानी अगर हाइट छोटी हो गई है तो लिक्विड के मेनिस्कस की रेडियस बढ़ जाएगी लेकिन लिक्विड उससे बाहर नहीं आएगा। दिस इज द कैपिलरी राइज इन अ शॉर्ट कैपिलरी। उसके बाद बेटा सरफेस टेंशन के अंदर ही एक बेटा कॉन्सेप्ट है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल लिक्विड ड्रॉप, ये एक्सेस प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? बेटा सपोज कीजिए मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड ड्रॉप है बेटा, ये इस तरह से ये लिक्विड ड्रॉप है।
ठीक है, अभी मैं इसको यहां से हाफ कट कर लेता हूं, उसको लिक्विड ड्रॉप को बीच में से कट कर लेते हैं। तो बेटा लिक्विड ड्रॉप आपको अब ऐसे इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसे। और ये जो आधी ड्रॉप का ये जो फ्रंट सरफेस है इसका रेडियस हम कैपिटल आर ले लेते हैं। लेट द रेडियस इज कैपिटल आर। अभी आप इमेजिन करें ये जो हाफ ड्रॉप है और वो जो कट की गई है हाफ ड्रॉप, ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ी हुई थी और इनमें आपस में ये कोहेसिव फोर्स यहां पर ये इस तरह से बाउंड्री पर ये कोहेसिव फोर्स काम कर रहा था। क्योंकि बेटा ये कोहेसिव फोर्स है तो ये किस प्रॉपर्टी से डेवलप हो रहा होगा? सरफेस टेंशन से डेवलप हो रहा होगा। आपने पढ़ा है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F/L होता है। तो फोर्स कैसे निकलेगा बेटा? यहां से S × L। और अगर आप देखें तो इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा बेटा? S × 2πr। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर आपको याद हो तो सरफेस टेंशन क्या प्रॉपर्टी थी? जो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स की वजह से थी और जो शेप को, जो इस साइज को घटा करके स्फेरिकल बनाना चाह रही थी, तो दिस फोर्स इज ट्राइंग टू डिक्रीज द साइज। ये फोर्स जो है ये साइज को घटाने की कोशिश कर रहा होगा। बेटा एक बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा, इट इज P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या कर रहा है? इसकी शेप को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद हो बेटा तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा? P0 × πr²। इसी सरफेस की बात कर रहा हूं, सामने जो सरफेस है। ये जो फोर्स है ये भी सरफेस को डिक्रीज करने का काम कर रहा होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2। ये भी डिक्रीज कर रहा है फोर्स, ये फोर्स भी डिक्रीज कर रहा है, इसको हम F0 बोल देते हैं। This force is F0, it is due to atmospheric pressure P0। थर्ड जो फोर्स है, अभी आप देखिए अगर ये दोनों ही डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फाइनली जो ड्रॉप है वो कोलैप्स हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। तो अंदर से एक प्रेशर लग रहा होगा जो शेप को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि डिक्रीज होता रहा तो बाद में ड्रॉप कोलैप्स हो जाएगी, टूट जाएगी। तो एक ऐसा भी प्रेशर होना चाहिए जो इंक्रीज कर रहा हो। इसको हम कैसे निकालेंगे बेटा? प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू πr², दैट इज P inside into πr²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप लिक्विड ड्रॉप को देखें ना, उसका साइज बढ़ता है ना घटता है। इसका मतलब जो डिक्रीज करने वाले फोर्स है और जो इंक्रीज करने वाले फोर्स है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिक्रीज करने वाले फोर्स इक्वल इंक्रीज करने वाले फोर्स। बेटा डिक्रीज करने वाला फोर्स यहां से कितना आया? इट इज S × 2πr। ठीक है। और बेटा यहां से डिक्रीज करने वाला कितना फोर्स है? इट इज P0 × πr²। और बेटा इंक्रीज करने वाला फोर्स कितना? इट इज P × πr²। प्रेशर को वन साइड ले लेते हैं, तो S × 2πr इक्वल्स टू P इन -P0 × πr²। बेटा यहां से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये मेरे पास हो जाएगा P इन -P0 इज इक्वल्स टू 2s/r, या P excess इज इक्वल्स टू 2s/r। This is the excess pressure inside a liquid drop। ये liquid drop के अंदर excess pressure है ना, और it is given by 2s/r। बेटा इसमें एक आप बात ध्यान से समझ लीजिएगा, excess pressure क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि inside minus outside, यानी ये जो डेल्टा P है, it is called excess pressure। What is S here? Surface tension। What is R? Radius of the liquid drop। अगर बेटा ये लिक्विड ड्रॉप ना होती, सपोज ये लिक्विड ड्रॉप नहीं है और ये सोप बबल है, सपोज इट इज सोप बबल, तो जब हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो बेटा इसमें सोप बबल के केस में यहां पर दो सरफेस होंगे। सोप बबल में कितनी सरफेस होती है बेटा? दो। कैसे पता आपको?
क्योंकि उसमें कलर्स बनते हैं और कलर तभी बनते हैं जब ऊपर एक लेयर है, नीचे एक लेयर है और बीच में वेपर उसके है। तो ये सोप बबल है बेटा। सोप बबल के केस में यहाँ पर दो सरफेस होती हैं, तो केवल जो इक्वेशन फर्स्ट है, ओनली इक्वेशन फर्स्ट विल चेंज एंड इक्वेशन फर्स्ट नाउ बिकम F इक्वल S इंटू 4 पाई आर। ये आपको हम समझा चुके हैं क्यों आया S इंटू 4 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर दो लेयर्स हैं, एक तो बेटा बाहर एक लेयर है और अंदर एक लेयर, एयर की दो लेयर्स हैं, तो इसलिए S इंटू 4 पाई आर ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। और जब हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, देन एक्सेस प्रेशर, बाकी दोनों इक्वेशन सेम रहेंगी और बाकी प्रोसेस भी सेम रहेगा। सॉल्व करेंगे देन इट बिकम प्रेशर एक्सेस इक्वल्स टू 4S अपॉन। यहाँ पर S सरफेस टेंशन है, R रेडियस है और ये एक्सेस प्रेशर है। इसमें 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दो लेयर थी एयर की, तो इट बिकम 4 पाई आर। तो ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखेंगे। अगर एयर की एक ही लेयर होती है, एयर की वन लेयर होती है, तो जो फॉर्मूला होगा इट इज 2S अपॉन आर। और अगर एयर की दो लेयर्स होती हैं तो जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 4S अपॉन आर। ठीक है, ये बबल और ड्रॉप के केस में ऐसा नहीं है कि बबल है तो 4S अपॉन आर और ड्रॉप है तो 2S अपॉन आर, ऐसे याद नहीं करेंगे, उससे कंफ्यूजन होता है। ऐसे याद करेंगे, एयर की वन लेयर है तो 2S अपॉन आर और दो लेयर्स हैं तो 4S अपॉन आर। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए पानी है और पानी में एयर का बबल है, यहां पर एयर बबल है, ये एयर बबल है, इसका एयर है इसके अंदर, और आपसे पूछा जाए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला बताइए, तो आप ध्यान से देखें तो एयर की कितनी लेयर है, इसमें अंदर एयर है और बाहर पानी है, तो एयर की कितनी लेयर है, एक लेयर है, एक ही जगह एयर है, इनसाइड एयर है, तो वन लेयर इसके अंदर एयर की एक ही लेयर है। तो यहां पर जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा, 2S अपॉन। ठीक है, तो उसको ऐसे ना करें कि बबल है तो 4S अपॉन आर और ड्रॉप है तो 2S अपॉन आर, ऐसे याद ना करें। इसको कैसे याद करें, इसको बोले एयर की वन लेयर है तो 2S अपॉन आर और दो लेयर्स हैं तो 4S अपॉन आर। ये सरफेस टेंशन की ही एक प्रॉपर्टी है जो एक्सेस प्रेशर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी में अगर इसका एक इस पे बेस हम क्वेश्चन लें तो एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं इसमें। सपोज कीजिए दो बबल्स हैं इस तरीके से, ये दो बबल्स हैं, एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस, दूसरे बबल का रेडियस R2 है, और मुझे जब ये बबल आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो जो सिंगल बबल बनेगा उसका रेडियस फाइंड करना है। तो उसको कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। इसमें जो स्मॉल बबल है इसमें प्रेशर कैसे निकालेंगे बेटा, अभी पढ़ा है, बबल है, सोप बबल है, साबुन में आपने ऐसे बबल बनते देखे होंगे ज्वाइंट होके। तो जो सोप बबल है इसमें क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला होता है 4S अपॉन आर। ठीक है, तो स्मॉल बबल में कितना हुआ बेटा, 4S अपॉन आर, और बेटा जो ये बबल है, जो बिग बबल है, उसमें कितना हुआ बेटा, 4S अपॉन आर, 4S अपॉन आर। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो कौन रेडियस छोटा है, R2 छोटा है और R1 बड़ा है, सही है। तो ये रेडियस, क्योंकि R2 रेडियस जो है वो बेटा स्मॉल है किससे, R1 से, तो प्रेशर P2 बेटा किससे बड़ा है, प्रेशर P1 से। तो इसका मतलब ये जो प्रेशर लगाएगा R2 वो ज्यादा होगा और जो R1 प्रेशर लगाएगा वो कम होगा। तो जो कॉमन सरफेस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इधर का प्रेशर ज्यादा है और इधर का प्रेशर कम है, तो उसका रेडियस कैसे निकलेगा, नेट प्रेशर इज गिवन बाय, आप क्या करेंगे बेटा, कौन प्रेशर बड़ा है, P2 बड़ा है, P2 माइनस P1, तो व्हाट इज P2, इट इज 4S अपॉन R2 माइनस 4S अपॉन R1 इक्वल्स टू 4S अपॉन R। तो यहां से 4S कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R। दिस इज द रिजल्टेंट रेडियस। By this formula we can find the radius of resulting bubble। ये सरफेस टेंशन का एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन है। इसके बाद सरफेस टेंशन के कुछ एप्लीकेशन आते हैं। There are some application of surface tension, जैसे
जो हॉट सूप है, हॉट सूप, गरम सूप, टेस्टियर, वो हमको ज्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली कोल्ड सूप। क्यों? क्योंकि जब सूप को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घट जाती है, तो जब सूप पिएंगे तो वो ज्यादा टेस्ट बड को कवर अप करेगा, ज्यादा टेस्ट बड कवर अप होंगे तो वो ज्यादा टेस्टी फील होगा, इसलिए हॉट सूप अपीयर टेस्टियर। सेकेंड केस में सपोज कीजिए पानी भरा हुआ है कहीं पर और उस पर एक मॉस्किटो बैठा है बेटा, और ये जो मच्छर है वो साफ पानी पर बैठ सकता है, लेकिन अगर हम इस पर केरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल डाल दें तो ये बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा साफ पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, तो वो मॉस्किटो के वेट को बैलेंस कर देता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी तेल डाला सरफेस टेंशन घट गया और मॉस्किटो का वेट बैलेंस नहीं हुआ और मॉस्किटो डूब गया। तो मॉस्किटो साफ पानी पर तो बैठ सकता है, लेकिन जो केरोसिन ऑयल डालने के बाद उसका सरफेस टेंशन घट जाता है पानी का, तो मॉस्किटो डूब जाता है। थर्ड, एक निडल है, उस पर ग्रीस अप्लाई कर दें, ग्रीस्ड निडल, और उसको पानी की सरफेस पर रखें तो फ्लोट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रीस निडल का जो वेट है वो सरफेस टेंशन से बैलेंस हो जाता है, इसलिए ग्रीस निडल कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नंबर 4, अगर हम शेविंग ब्रश को अगर हम पानी में डिप करें तो उसके हेयर्स फैल जाते हैं, लेकिन जैसे हम पानी से उसको बाहर निकालें तो उसके बीच में पानी होता है, उसके हेयर के बीच में पानी होता है, उसमें कोहेसिव फोर्स लगने की वजह से वो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई, मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखते हैं और फाइनली आपस में क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। नंबर 5, अगर हमारे पास स्टील सपोज मोल्टन स्टेट में है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हम पानी में डालें तो उसके बॉल बियरिंग्स बन जाते हैं, स्फेरिकल बॉल्स बन जाती हैं। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन, liquid has a tendency to gain a spherical shape, so steel converts to spherical shape. Number 6, raindrops are spherical in shape. बेटा जब रेन ड्रॉप डलती हैं, गिरती हैं, आसमान से आती हैं, तो उसमें टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन की वजह से टू गेन मिनिमम सरफेस एरिया, सो दे बिकम स्फेरिकल इन शेप। नंबर 7, अगर हम बेटा ध्यान से देखें तो अगर गर्म पानी को, अगर हॉट वाटर को हम ऑयल में डालें, जैसे घर में कढ़ाई में कुछ काम हुआ उसमें ऑयल होता है, उसमें अगर हॉट वाटर को डालें तो हॉट वाटर मिक्स हो जाता है उसमें, लेकिन जो कोल्ड वाटर ठंडा पानी है वो उसमें ड्रॉप्स बना देता है। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है और गर्म पानी की सरफेस टेंशन कम होती है। नंबर 8, अगर हम पानी से कपड़ों को वॉश करना चाहें, ओनली पानी, तो वो डर्ट को रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन वॉशिंग पाउडर मिक्स पानी कैन रिमूव डर्ट। क्यों? क्योंकि वॉशिंग पाउडर मिलाने से जो सरफेस टेंशन है वो घट जाती है, देन water can cover larger surface area by which dirt can be removed। ये सरफेस टेंशन के एप्लीकेशंस हैं, ये सरफेस टेंशन का पूरा टॉपिक है, ठीक है, सरफेस टेंशन कंप्लीट। अगले चैप्टर में, अगले उसमें हाइड्रोडायनामिक्स की हम बात करेंगे।